नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो क्या राजस्थान की गुत्थी आज सुलझ जाएगी? कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? इस पर लगातार तमाम तरह के कयास, तमाम तरह की अटकलें, अफवाहों, इन सब का बाजार गर्म है। क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, खासतौर पर मध्य प्रदेश में जो नाम कल सामने आया, उसके बाद से अब ये लग रहा है कि कोई भी नाम हो सकता है। तीसरी चौथी फहरिस्त में बैठे हुए कोई भी नाम, उसको वो आगे आकर फ्रंट सीट पर आकर बैठ सकता है और मुख्यमंत्री बन सकता है। तो कल से तमाम ये नाम जो हैं वो लगातार चल रहे हैं कि आखिर कौन ना वो हो सकता है। क्या वो नाम जो एक लंबी फहरिस्त थी 8-10 लोगों की, क्या वो हो सकते हैं, या फिर अचानक से कोई सरप्राइज एलिमेंट सामने आ सकता है? देखिए, चौंकाने वाला नाम राजस्थान में होगा ही। अगर वसुंधरा राजे भी बनती हैं तो भी चौंकाने वाला नाम होगा, और अगर नहीं बनती हैं तो कोई चौंकाने वाला नाम होगा ही होगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन दोनों राज्यों से राजस्थान की जो गुत्थी है वो क्यों ज्यादा उलझी हुई नजर आ रही है। क्योंकि राजस्थान में लगातार वसुंधरा राजे अपने ताकत दिखा रही हैं। लगातार एमएलए उनके घर पर पहुंचने और मिलने का सिलसिला सुबह से जारी था, और उससे पहले भी लगातार एमएलए उनसे मिल रहे थे। लगातार उनसे फोन पर बात की गई, वो जयपुर आई, तमाम तरह की कोशिशें आला कमान की तरफ से की गई, लेकिन लग रहा है कि वसुंधरा राजे के आगे सब कुछ फेल होता हुआ फिलहाल तो नजर आ रहा है। और अभी मैं आपको बताऊं, अभी फिलहाल अब से कुछ ही मिनट में बैठक जो है वो शुरू होने वाली है विधायक दल की, जो कि महज एक औपचारिकता भर है। पर्यवेक्षकों को भेजना वहां पर भेजना, जिसमें राजनाथ सिंह है और 2 और लोग हैं, वो भी एक तरह की फॉर्मेलिटी है। क्योंकि आपको पता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2 ही लोग हैं, वो सब कुछ तय करते हैं। पर्ची दे दी जाती है और फिर पर्ची का जो नाम है वो जब विधायक दल की बैठक होती है, जो कि एक फॉर्मेलिटी होती है, उसमें बोल दिया जाता है, उसमें बता दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि अगर वसुंधरा राजे का नाम नहीं होता है उसमें और किसी और का नाम होता है, तो वसुंधरा राजे और उनके समर्थक किस तरह से रिएक्ट करते हैं। क्या जैसे हमने 2 राज्यों में देखा कि वहां के जो पहले मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान या फिर रमन सिंह की बात करूं, उनके जरिए नाम की घोषणा कराई गई। क्या वसुंधरा राजे इसके लिए तैयार होती हैं अगर उनका नाम इसमें शामिल नहीं होता है? आप परिस्थिति यहां पर यह भी समझिए कि राजस्थान में सिर्फ 15 सीटें ज्यादा मिली हुई है भारतीय जनता पार्टी को, और ऐसे में कुछ भी वहां पर हो सकता है। कांटे की टक्कर राजस्थान में कांग्रेस ने वहां पर दी है। लगातार अफवाहों का बाजार ये भी गर्म है कि कांग्रेस भी बहुत क्लोजली इन तमाम चीजों को मॉनिटर कर रही है। अफवाहें ये भी सामने आई, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आई कि शायद वसुंधरा राजे की किसी तरह की कोई बातचीत राजे जो कांग्रेस का नेतृत्व है उससे भी हुई है। ये तमाम तरह की बातें, अटकलें जो है चल रही हैं। लेकिन अब से कुछ ही मिनटों में, आप ये सोचिए 15 से 20 मिनट का वक्त, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये तय कर लिया जाएगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री क्यों होगा, कौन होगा और किसका नाम जो है वो सामने आएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में आप ये देखें कि 4 बजे बैठक शुरू हुई थी। मनोहर लाल खट्टर ने भी अपना वहां पर भाषण दिया, उसके अलावा एक और नेता ने वहां भाषण दिया, और 20 से 25 मिनट के अंदर सब कुछ तय कर लिया गया। तमाम जो विधायक थे उनसे बात भी कर ली गई, 160 से ज्यादा विधायकों से, और नाम भी तय हो गया। तो क्या ऐसा ही कुछ यहां पर होता हुआ नजर आएगा? ये बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ नाम जिनकी चर्चा आज सुबह से शुरू हो रही है, उनमें कैलाश चौधरी हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनको अचानक जयपुर तलब किया गया है। इसके अलावा सतीश पुनिया, सुनील बंसल, राजेंद्र और ये वो नाम है जिनको तलब किया गया है। और अगर वसुंधरा राजे और दिया कुमारी के अलावा कोई एक और नाम महिला मुख्यमंत्री के तौर पर जो बाजार में लगातार, राजनीतिक गलियारों में लगातार हलचल कर रहा है, वो है अनीता भदेल का। अनीता भदेल 5 बार की विधायक है। अजमेर दक्षिण से 5 बार वो विधायक रह चुकी हैं, और 2022 में उन्हें राजस्थान विधानसभा में विधायक भी उनको घोषित किया गया था, और वो अनुसूचित जाति से आती हैं। तो ये 2 फैक्टर हैं जो उनके फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ में दिया गया, एक ओबीसी यादव चेहरा मध्य प्रदेश में दिया गया, तो क्या यहां पर कोई महिला चेहरा या फिर कोई दलित चेहरा यहां पर आ सकता है, या फिर कोई ब्राह्मण चेहरा यहां पर आ सकता है? इस तरह की तमाम अटकलें जो है वो
यहाँ पर बाजार गर्म है? क्या कोई जाट चेहरा, गुज्जर चेहरा, क्या उसको भी बनाया जा सकता है? क्योंकि सारे समीकरण 2024 के मद्देनजर देखे जा रहे हैं, जिसको दरअसल ये बताया जा रहा है कि अनुशासन है पार्टी का, उसको आप अनुशासन कहेंगे या एक तरह की दो लोगों की एक डिक्टेटरशिप है कि जो बड़े बड़े नाम जिन्होंने अपना पूरा राजनीतिक करियर जो है वो लगा दिया उस राज्य के लिए, उनको एक तरह से दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। आज शिवराज सिंह चौहान उन्होंने कहा कि मैं किसी के सामने कुछ मांगने से बेहतर ये समझूंगा कि मैं मर जाऊं, मैं मरना पसंद करूंगा। ये शिवराज सिंह चौहान के कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, आप सोचिए वो कितने आहत हैं। जो लाडली बहना है वो उनसे जाकर मिली और वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि हमने आपको वोट किया था, आप हमारे भैया हैं, किसी और के लिए नहीं किया था। तो ये तमाम तरह की बातें सामने निकलकर जो आ रही हैं, जिस तरह की तस्वीर सामने निकलकर आ रही है, वो बहुत कुछ बयां करती है। और अगर वसुंधरा राजे को बनाया जाता है, उनकी बगावत अगर काम आती है, उनके सख्त तेवर, ताकत का मुजाहरा, अगर ये सब कुछ काम आता है और अगर उनको बना दिया जाए, तो क्या फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी विरोध के स्वर जो हैं वो उठ खड़े होंगे? ये तमाम सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जो हैं वो जुड़ गए हैं। इनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हेमंत अत्री जी हैं और ओम सैनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, दोनों मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओम सैनी जी जयपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल और स्वागत। ओम सैनी जी, क्योंकि आप जयपुर में मौजूद हैं, आपसे मैं शुरुआत करूंगी। अभी क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? तस्वीर क्या अभी भी धुंधली है या कुछ नामों की जिस तरह से चर्चा हो रही है, आपको लग रहा है जो नए नाम आए हैं उनमें से किसी पर मुहर लग सकती है? और इतनी टेढ़ी खीर आखिर राजस्थान क्यों साबित हो रहा है? देखिए, प्रोसेस तो वही है जो मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में हुआ है, लेकिन राजस्थान में एक नई बात यह है कि वसुंधरा राजे जिस तरीके से चुनाव के दौरान सक्रिय रही और जिन लोगों को टिकट दिलाया और जिनमें से करीब 34 या 40 के करीब लोग इलेक्ट होकर के आए, 49 के करीब लोगों के बीच में हो गई थी। उन सब लोगों का कहना यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए, यानी कि वसुंधरा राजे बननी चाहिए। तो उनके बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं कि उनका प्रशासनिक अनुभव, उनका राजनीतिक अनुभव और उनको जिस तरीके से जलील किया गया वो भी सब भूलते हैं लोग, और उसके लिए बड़ा रोष था उनके बीच में। उसी का नतीजा ये हुआ कि बात इतनी बड़ी कि ऑब्जर्वर आए तो उन्होंने सबसे पहले वसुंधरा जी को ही मिलने के लिए बुलाया और वहां बैठ करके काफी देर तक बातचीत हुई है उनकी। उस बातचीत के बाद में हंसते हुए चेहरे लेके बाहर आए। लेकिन मुझे लगता यह है कि ये अभी जो प्रोसेस चल रहा है वही चल रहा है कि सब विधायक उनको एक जगह बिठाया गया, उनको खाना खिलाने के बाद में, और वो सारे एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं। होने के बाद में फिर सबका परिचय बस राजनाथ जी से, ऑब्जर्वर से करवाया गया। ये सब करवाने के बाद में फिर ये हुआ कि अभी एक बार फिर से राजनाथ जी सारे विधायकों से 1 to 1 बातचीत करेंगे। बस यहीं से एक खटका हुआ है कि कहीं 1 to 1 बातचीत करने का मतलब ये तो नहीं है कि राय जान लेने के बाद में फिर वो जो कुछ मैसेज लेके आए हैं दिल्ली से उसमें परिवर्तन कर लेंगे। तो बात यहीं अटकी हुई है। वरना मुझे लगता है कि एक साहब और जो जिनको दिल्ली में मैसेज गया, वो खट से जयपुर आए हैं, हरीश वो चौधरी जो है बाड़मेर वाले, उनको लेकर के जी कैलाश चौधरी, कैलाश चौधरी उनका बड़ा कहा कि उनके साथ में घर पे उनके कमांडोज लगा दिए गए, ये सब हो गया है। तो ये खबर जैसे जयपुर में आई तो जो पत्रकार और सारे लोग अलग किस्म की बातें सोच रहे थे या कर रहे थे। सिर्फ ये चर्चा कर रहे थे कि निर्वाचित होकर आ जाने से कुछ नहीं होता। नेता पद पहले जिस तरीके से पूरा विधायक चुना करता था, अब वो चिट्ठी में आता है या संवाद में आता है तो उसकी घोषणा कर दी जाती है। इसमें काफी देर से विचार विमर्श हो रहे थे सारा, लेकिन ये खबर आने के बाद में फिर उन्होंने कहा कि वो यही क्या नहीं हो सकता, कोई बाहर का भी हो सकता है। ये खबर जो कैलाश चौधरी की बताई कि वो आने वाले हैं, तो अब उसके बाद में खामोशी सी है। और फिर भी मेरा ख्याल है कि जितनी देर वो विधायकों से मिलेंगे राजनाथ, और उसके बाद में जो कुछ फैसला होगा, तो मुझे नहीं मालूम कि वसुंधरा का जो चेहरा अभी खिला हुआ है वो उस वक्त कैसा होगा जब वो किसी और का नाम प्रस्तावित करती हैं और कुछ और बात करती हैं। वो अभी कुछ अंदाज लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि चारों तरफ से घेर रखा है। अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा मैसेज आया जिसके साथ में चर्चा हो रही है। जी
जी बिल्कुल। हेमंत जी, आपको क्या लग रहा है, कैलाश चौधरी को मैसेज जाना, जयपुर बुलाना, कमांडोज की तैनाती कर देना, और उसके बाद फिर मैं कह रही थी कि अनीता बघेल जो है, उनका नाम भी कल से बहुत तेजी से चल रहा है कि अगर कोई दलित या फिर कोई महिला चेहरा, और खासतौर पे इंडिया गठबंधन की जो पॉलिटिक्स है उसकी काट के लिए सब कुछ किया जा सकता है, या आपको लगता है कोई अगड़ी जाति का होगा, क्योंकि एक ओबीसी, एक आदिवासी, एक अगड़ी जाति, या फिर महिला और दलित दोनों ये उनके फेवर में जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस बीच जो वसुंधरा राजे की पूरी बॉडी लैंग्वेज है, जब वो होटल से निकली राजनाथ सिंह के साथ, पीछे वो सीट पर बैठी हुई थी, या फिर जब फोटो सेशन गया जब वो फ्रंट पर बैठी हुई थी, हालांकि फ्रंट वाले नेता की कोई वैल्यू नहीं है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने देखा है, तीसरी चौथी जो फहरिस्त में बैठे हैं उनकी अहमियत ज्यादा लग रही है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे कुछ गलत होने जा रहा है। या तो ये उनका कॉन्फिडेंस है, वो दिखाने की कोशिश कर रही है, क्या है ये सब कुछ, किस तरह से आंक रहे हैं आप इसको? कि नई जो भाजपा है, जो मोदी और शाह की भाजपा है, इसमें किसी भी तरह के डाइसेंट की गुंजाइश नहीं है। पहली बात तो ये, आपके पास आप चाहे कितने ही बड़े नेता हों, अगर आप देखें आज राजस्थान के एक बड़े अखबार ने एक सर्वे सा करवाया है, उसमें केवल 2 विधायकों ने ये कहा है कथित तौर पे कि वसुंधरा राजे सीएम होनी चाहिए। तो इस भारतीय जनता पार्टी में 2-3 चीजें साफ हैं। एक तो इस पे किसी भी तरीके का पूर्वानुमान लगाना खतरे से खाली नहीं है, जिससे हम सबको बचना चाहिए। चाहे वो आपने छत्तीसगढ़ में देखा, चाहे यहां देखा, चाहे आप राजस्थान में देख लीजिएगा, उससे पहले गुजरात में देखा, उससे पहले उत्तराखंड में हारे हुए व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना दिया। जो धामी है वो विधानसभा चुनाव हार गए थे, उसके बाद हारे हुए को सीएम बना दिया, जबकि उनके पास बहुमत था, बहुत सारे जीते हुए लोग। 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी मोदी और शाह की राजनीति को लेकर के। सबसे पहली बात तो यह, जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो ये है कि वो डेली मेजर सीएम होने चाहिए, उनका अपना कोई जनाधार नहीं होना चाहिए, वो कभी भी उनको आंख दिखाने में सक्षम नहीं होने चाहिए, वो कभी भी उनके साथ बगावत करने की स्थिति में नहीं होने चाहिए। आप ये देखिए कि शिवराज सिंह चौहान क्यों हटे, क्यों दरकिनार हुए, या रमन सिंह क्यों दरकिनार हुए? केवल इसलिए उनकी वरिष्ठता थी और उनका एक सो कॉल्ड क्लाउड था अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर, और वही डिस्क्वालिफिकेशन सबसे बड़ी वसुंधरा राजे की है। और वसुंधरा राजे के बारे में पिछले 8 दिन से आप जो सुन रही हैं, उस सब का मैं कोई अर्थ नहीं मानता हूं। वसुंधरा राजे किसी को भी सीएम बना दे, किसी फर्स्ट टाइमर को भी सीएम बना दे, जब तक मोदी और शाह की जोड़ी दिल्ली में है, वसुंधरा राजे चूं भी नहीं करेंगे। कारण समझ लीजिए क्या है, उनके भी वो तमाम कागजात उनके पास हैं, वो कारण आज भी उपलब्ध है जो पहले थे, ललित मोदी के साथ के जो भी लेन देन और सारी चीजें, प्लस बेटे का भविष्य। बेटे का भविष्य तो अगर उन्होंने अभी थोड़ी सी भी चूकी होगी, अगर उनको दिल्ली को पता लग गया होगा, तो दुष्यंत की टिकट तो कटी, समझिए आप। दूसरी बात एक और समझिए आप, इस पूरे खेल के अंदर बारीकी, जब तक नाम आता है मैं तब तक आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। अमित शाह सबसे करीबी आदमी किसके, नरेंद्र मोदी के सबसे ज्यादा विश्वास प्रस्त है। जब मोदी जी दिल्ली आए, अमित शाह की पहली इच्छा क्या थी? कि मैं गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनूं। उनकी पहली इच्छा थी वो। क्या वो चीफ मिनिस्टर बने? उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन गुजरात का सीएम नहीं बनाया गया। देश के गृह मंत्री हैं वो आज, लेकिन गुजरात के सीएम नहीं बन पाए। मोदी के सबसे करीबी व्यक्ति हैं वो, लेकिन सीएम नहीं बन पाए। ये बात समझनी पड़ेगी आपको। सबसे करीबी व्यक्ति, सबसे हमराज, सबसे करीबी, इस मानसिक स्थिति को समझिए क्या है। कोई भी व्यक्ति जिसका थोड़ा सा भी जनाधार हो, उसको मुख्यमंत्री बनाने की मोदी जी सोचते नहीं। बड़ा स्पष्ट है ये। कोई किसी स्टेज पे आंख दिखा पाए, किसी भी तरीके की नाफरमानी कर पाए, वो स्थिति है नहीं। अब जो राजस्थान की स्थिति है वसुंधरा राजे की, आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे मुस्कुरा रही थी, और वसुंधरा राजे के पास मुस्कुराने के अलावा कोई कारण है और कोई चीज है उनके पास? जिस तरीके से मोहन यादव को कल बनाया गया मध्य प्रदेश के अंदर, आपको पता है वो 7वीं लाइन में बैठे हुए थे, और उनको 5 तारीख को बता दिया गया था। आपको ये नहीं पता होगा, 5 तारीख को उनको रात को दिल्ली बुलाया गया। वो भोपाल से उज्जैन जा रहे थे, रास्ते में उनको टेलीफोन आया जेपी नड्डा का कि आप तुरंत दिल्ली आइए। वो रात को 11 बजे दिल्ली पहुंचे, 9 बजे की फ्लाइट लेके। उनसे कुछ बातचीत हुई और उसके बाद कल ही परिणाम आया, उससे पहले किसी को हवा नहीं लगी। तो खेल को समझिए क्या है। अपनी पिक्स एंड चॉइसेस हैं, अपने स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। आज से 5 साल पहले पीछे चलिए आप, जब तक ये नाम आता है तब तक मैं कुछ बैकग्राउंड बता रहा हूं। ओम माथुर साहब कब से मोदी और शाह की पहली पसंद है सीएम के लिए? बहुत पहले से। कैलाश विजयवर्गीय कब से प्रिय हैं? बहुत पहले। और ये मैं रोक रही हूँ आपको क्योंकि अभी ये मैं टीवी चैनल के हवाले से ये खबर आपको बता रही हूँ, इस वक्त की ये ब्रेकिंग है।
और इससे पहले मैं देख भी रही थी कि भजन लाल शर्मा जो हैं उनका नाम बहुत तेजी से चल रहा था। अभी कुछ घंटे पहले ये बात सामने आई थी और अब भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम होंगे। तो ये नाम आपने पहले नहीं सुना होगा, इस नाम की चर्चा भी आपने पहले नहीं सुनी होगी। वो तमाम नाम जो राजस्थान में के जो पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, वो सब लोग जो भी कह रहे थे, देखिए वो कैसे यहाँ पर एक तरह से धराशाही होते हुए वो तमाम क्लेम्स जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही भजन लाल शर्मा का नाम मैंने सोशल मीडिया पर चलते हुए देखा था और मैं उनके बारे में सोच रही थी कि थोड़ी देर में रिसर्च करूं, उतना वक्त मुझे नहीं मिल पाया। सांगेर से जो है वो विधायक हैं भजन लाल शर्मा और इस वक्त की ये अहम खबर हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि ये जो बड़ा नाम है भजन लाल शर्मा वो राजस्थान के नए सीएम होंगे। तो ये मोदी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है, जहां पर किसी की कुछ नहीं चलती है, जहां पर ये बताया जाता है कि अनुशासन है। आप उसको अनुशासन कह सकते हैं, आप उसको डिक्टेटरशिप कह सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि उनके आगे किसी की कोई हैसियत नहीं है। वो ना सिर्फ विपक्ष को ही नहीं डराते और धमकाते हैं और ईडी, सीबीआई, आईटी, बल्कि वो अपने जो नेता हैं, अपने जो दल के नेता हैं, उनके साथ भी उनका वैसा ही बर्ताव है। हमारे कहने पर चलोगे, हमारे साथ चलोगे तो ठीक है, वरना देखो तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। वसुंधरा ने जितने भी अब तक जो हैं अपने ताकत दिखाई, जो सब कुछ उन्होंने किया, देखिए 1 मिनट में सब जीरो हो गया और उनका राजनीतिक करियर भी एक तरह से आप ये देखें राजस्थान में सिफर ही हो गया है। और ब्राह्मण समुदाय से आते हैं भजन लाल शर्मा और जैसा हम कह ही रहे थे कि किसी अग्रणी समाज से आ सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरा और उसके साथ ही आप मध्य प्रदेश में आप ये देखिए कि एक यादव ओबीसी चेहरा। तो ये शुरू से ये कहा जा रहा था कि उनका नाम जो है वो सामने आ सकता है। राजनाथ सिंह ने उन्हें गुलदस्ता दिया है और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत यहाँ पर किया है भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम। आपसे प्रतिक्रिया ओम सैनी जी और फिर हेमंत अत्री जी, आपसे दोनों से एक एक प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे फिलहाल आप? देखिए, सारे कयास धरे रह गए। हमने सोचा था कि अगर छत्तीसगढ़ में अगर एसटी का चेहरा है और इसमें ओबीसी का चेहरा है मध्य प्रदेश में, तो राजस्थान में कोई एससी का चेहरा होगा। ये यहाँ तक हमारा सोचना इसलिए था कि से इंडिया गठबंधन ने जो ये ओबीसी का सिलसिला उठाया है और जनगणना का सिलसिला उठाया है, उसको लेकर के मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी इंतजाम कर रही है। ये सोचते हुए हमने कल तक यही सोचा, लगातार यही सोचा, लेकिन अभी जिस तरीके से आया था तो सही कि कोई अगड़ा भी हो सकता है। फिर था कि महिला होगी कोई, अगर होगी तो महिला अगर वसुंधरा जी नहीं होगी तो दिया कुमारी हो जाएंगी, दिया कुमारी नहीं होगी कि अनिता बघेल हो जाएंगी, तो चेहरा हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं चला। तो हर जगह से जितना जो कुछ सोचा था वो सबका सब कोलैप्स हो गया और मानना पड़ेगा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी में वो सब कुछ होता है जो आला कमान का मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहते हैं, और उनकी बात की कोई इनकारी संभव है नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा जी मुस्कुरा रही थी तो उससे मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसा है कि तो उन्होंने कहा होगा, कुछ भी कहा हो, इसका मतलब कि राजस्थान के स्पीकर वसुंधरा जी बन जाएंगी, ये तय हो गया। जी बिल्कुल। लेकिन ये जाहिर सी बात है, जो हेमंत जी कह रहे थे वो सारी बातें जो हैं वो सच साबित हो रही है कि उनके पास मुस्कुराने के अलावा कुछ रह नहीं गया है। मुस्कुराएंगी नहीं तो वो क्या कहेंगी? वो जाहिर सी बातें कहेंगी कि अगर उनको नहीं बनाया गया है, किसी की चलती है नहीं, ये बिल्कुल साफ है। आप कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करते हैं कि वो एक परिवार की पार्टी है, ये तमाम बातें आप कांग्रेस के लिए कहते हैं कि उनके वहां उनके सिवा कुछ चलता नहीं है, कुछ होता नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि वहां तो क्या कुछ होता है वो हम सबने देख लिया इन 3 से 4 राज्यों में। लेकिन यहाँ देखिए आप, यहाँ सिर्फ 2 लोगों की चलती है। ये हर बार जो है वो पूरी तरीके से सिद्ध हो रहा है। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, भजन लाल शर्मा को भी आप देख रहे हैं विंडो में, और ये भी आप देख रहे हैं कि कैसे उनको गुलदस्ता दिया गया है और बुके दिया गया है और उनको अब नए सीएम जो है राजस्थान के, वो अब भजन लाल शर्मा होंगे, यानी कि एक ब्राह्मण चेहरे को जगह दी गई है और कहीं ना कहीं अपनी सियासत के सारे जो घोड़े हैं वो यहाँ पर खोलते हुए नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। हेमंत जी, आपका कमेंट।
इसमें देखिए बुशरा जी, अभी 2 मिनट पहले जो मैंने कहा था वही चीज साबित हुई। और अभी थोड़ी डिटेल्स में आप जाएंगी तो भजनलाल शर्मा के नाम का जो प्रस्ताव है वो भी वसुंधरा राजे ने ही किया होगा, बी रेस्ट एश्योर्ड। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है नई भारतीय जनता पार्टी का। और आपने जो जो अपने सैनी साहब कह रहे थे, आप कह रहे थे कि वसुंधरा राजे स्पीकर बन जाएंगी, ऐसा मुझे एक लगता नहीं है। वसुंधरा राजे वही रास्ता अपनाएंगी जो शिवराज चौहान ने अपनाया है। वो एक विधायक ही बनी रहेंगी तो ज्यादा इच्छा है अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए। रमन सिंह को देखिए, आप जो 2 बार का चीफ मिनिस्टर, 3 बार का चीफ मिनिस्टर है, और जो व्यक्ति उनके टाइम में विधायक था आज वो उस टाइम में स्पीकर है। और क्या कह के स्पीकर बनाया गया है कि देखिए नए आदमी को हम बना रहे हैं और आपको ही संभालना है सारा। तो ऐसी रमन सिंह की पर्सनैलिटी थोड़ी सी माइल्ड है, लेकिन वसुंधरा की जो पर्सनैलिटी है और ओवरऑल जो उनका जो पूरी जो मैसेजिंग है, अगर वो आज मुख्यमंत्री से नीचे कुछ भी स्वीकार करेंगी तो उनका जो रहा सहा जो आप उसका एक जो कोटरी होती है वो भी नष्ट हो जाएगी। और मोदी और शाह यही करते हैं। आप एक बात बताइए, 22 सांसदों को चुनाव के लिए भेजा गया। टॉप 22 सांसद थे इन 3 स्टेट्स के अंदर, 5 स्टेट्स के अंदर 22 सांसद थे, 13 जीते। कैलाश विजयवर्गीय जो तमाम स्टेट्स में मुख्यमंत्री बनाते फिरते हैं, वो खुद क्या रहे, डिप्टी सीएम भी नहीं है, विधायक है। वो जो इतने बड़े बड़े मंत्री जो शेखावत और तमाम जितने लोग हैं, कृषि मंत्री और पता नहीं क्या क्या, उन सब का क्या हाल किया? उन सबको ईज आउट कर दिया है दिल्ली से भी। 22 में से 13 जीते, 9 तो वैसे ही हार गए, उनकी तो वैसे ही पेंशन होगी। अब जो ये 13 जीते थे, इनको दिल्ली से स्टेट में भेजने का मतलब समझ लिया आपने। ये है नई भारतीय जनता पार्टी। और मोदी और अमित शाह को, जो कल मेरी एक बीजेपी के बड़े लीडर से बात हुई, तो उसने एक बड़ी साधारण सी बात कही और जो अपील करेगी आपके दर्शकों को भी। उन्होंने कहा जब आप सबसे ऊंचे पायदान पर होते हैं तब गिरने का खतरा बहुत ज्यादा होता है और तब आपको मजबूत कंधे होते हैं, चाहिए होते हैं जो आपको थाम लें। लेकिन मोदी और शाह तो उल्टी गंगा चला रहे हैं। जो सबसे कमजोर चेहरे हैं उनको अपना वो सिपासलार बना करके, तो कल को जब नीचे का समय आएगा तो आपको थामेगा कौन? लेकिन एक ये नई फिलॉसफी है पार्टी की, दोनों के दोनों, चाहे मोदी हो चाहे शाह हो, और अब तो तीसरे भी योगी भी हैं एक तरीके से रेस के अंदर, उस रेकनिंग के अंदर जी। इफेक्टिवली शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर दिया गया है उस हायरार्की की रेस से। नहीं तो वो 5वीं बार चीफ मिनिस्टर बनते और वो मोदी से उस शक्ल में सीनियर हो जाते। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि जो शिवचरण जो शर्मा जिनको बनाया है अभी, जो मुख्यमंत्री बनाया, इनका कहीं नाम सुना था आपने 3 और 13 और 23 और 34 में कहीं पर? ये है वो फिलॉसफी जी, बिल्कुल एकदम सरप्राइज। और हेमंत जी, आपको मैं जी 1 मिनट में आपको रोक रही हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं यहाँ पर दे दूं क्योंकि कुछ डिटेल्स मेरे पास आ रही हैं। ब्राह्मण समुदाय से तो आते ही हैं भजनलाल शर्मा, लेकिन उसके साथ साथ पहली बार विधायक बने हैं और राजस्थान जो बीजेपी है उसके महामंत्री हैं वो। तो आप सोचिए कि पहली बार के विधायक को यहाँ चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। तो ये एक तरह से जो नई लीडरशिप है उसको तैयार किया जा रहा है। और दूसरी बात, ये मैसेजिंग दी जा रही है कि भाई जो आरएसएस और और नरेंद्र मोदी और शाह के जो पपेट्स होंगे उनको ही बिठाया जाएगा, जो ज्यादा नानुकुर ना करें, ज्यादा बात ना करें, ज्यादा अपने आप को होशियार ना बने, हमारे सामने किसी तरह से सर उठाकर ना बोलें। तो वो तमाम सर जो उठा करते थे और जो तमाम सर कहीं ना कहीं सामने खड़े होते थे और एक चैलेंजर की भूमिका में जो रहते थे, उन तमाम सरों को एक तरह से आप ये देखिए कि झुका दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने जो आज बेहद महत्वपूर्ण बात कही है कि मैं अपने लिए कुछ मांगने से पहले मरना बेहतर समझूंगा। तो ये देखिए कि कितना दुखी मन से उन्होंने ये कहा होगा। और जो लाडली बहना जो रो रही थी कि भाई हमने तो आपके चेहरे पर वोट किया था और हमने आपको वोट किया था, ये हमारे साथ क्या कर दिया गया है। लेकिन इसकी कोई परवाह जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और ये सीधे तौर पर मैसेजिंग है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हम जिसको चाहेंगे हम कुर्सी पे बिठा देंगे और जिसको चाहेंगे कुर्सी से 1 मिनट में हटाकर सिर्फ उसको एक विधायक तक सीमित कर देंगे। सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाया गया और उनको सिर्फ विधायक ही बना दिया गया। अब देखना होगा कि क्या राजस्थान में भी 2 डेप्यूटी सीएम बनते हैं क्या, और विधानसभा का स्पीकर किसको बनाया जाता है, क्या इसमें भी कोई जातिगत जो समीकरण है उनको क्या साधा जाता है। क्योंकि अभी आप ये देखिए अमित शाह का एक बयान पार्लियामेंट में जो मैं सुन रही थी, वो लगातार ये कांग्रेस को कोस रहे थे कि ओबीसी जो समाज है उसके साथ सबसे गलत अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। तो ओबीसी हितैषी पार्टी बनने का अभी फिलहाल बहुत ज्यादा शौक जो है बीजेपी को चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है 2019 में जिसने जीत दिलाई थी जिस समाज ने, वही उनको 2024 की भी नैया पार करा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि 50% के करीब ओबीसी समाज से जो है वो पॉपुलेशन आती है।
ओम सैनी जी, आपका कमेंट, ये नई जो पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, जो किसी को भी पल भर में अर्श से फर्श पर ला देते हैं और फर्श से अर्श पर बिठा देते हैं, इसको कैसे देखेंगे? क्या इसके कोई रेपरकशन नहीं होंगे? क्या वाकई में इतने बड़े बड़े देखिए, कद्दावर नेता इस तरह से डरते हुए नजर आएंगे कि वो अपनी जबान से कुछ बोले ना? ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मजाक है, संसदीय परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। चुने हुए लोग खामोशी धारण करके बैठ जाते हैं और उनके बाद में जो कुछ पेश किया जाता है उस पर मोहर लगा देते हैं। तो इसका मतलब जनता को भी सोचना पड़ेगा, निर्वाचित लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, कि उनके सामने जो कुछ डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। दो शब्द बोलते भी नहीं, वो चुप हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को, और जिनकी बोलने की हैसियत है, उनकी अगर दिल्ली से कुछ खिंचाई होती है, वो इंस्टीट्यूशंस जो आजकल बड़ा पॉपुलर है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, इन सब से बचने का सिलसिला, क्योंकि किसी का भी हाथ साफ नहीं है। जितने बड़े बड़े नाम है वो कहीं ना कहीं, अतिथि साहब बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं कि वो ये सब किसी को भी थोड़ा सा कहा जाए तो चुप हो जाएगा। लेकिन ये नए नए चुन करके आए हैं जिनके पास में खोने को कुछ नहीं है और पाने को पूरी डेमोक्रेसी, अगर वो भी ऐसे खामोशी धारण कर लेते हैं और उसको कहा जाता है कि पार्टी बड़ी अनुशासित है, पार्टी मोदी और शाह के नेतृत्व में बहुत अच्छी चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, तो ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है और लोगों को सोचना चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि डेमोक्रेसी के साथ में ये मजाक अगर बर्दाश्त करने की आदत हो गई लोगों की, तो स्लेवरी में और बाकी उसमें कोई फर्क रहेगा नहीं। जी 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 बिल्कुल, इसको आप अनुशासन कहते हैं, लेकिन आप ये देखें कि लोकतंत्र का एक तरह से मजाक है, क्योंकि जो कुछ फिलहाल हो रहा है, और ये कहा जाता है कि हम बहुत लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हमारे सारे डिसीजन जो है विधायकों की मर्जी से लिए जाते हैं। अब आप ये देखें, 115 विधायक, मध्य प्रदेश में 160 से ज्यादा विधायक, 15 से 20 मिनट में तमाम विधायकों से बातचीत भी हो जाती है, उनका राय मशवरा भी हो जाता है, उनसे 1 to 1 बातचीत भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है और नाम का ऐलान भी कर दिया जाता है। ये मजाक नहीं तो क्या है हेमंत अत्री जी? पर्ची तो जेब में रखकर आती है, पर्यवेक्षक भी जो आते हैं वो खाली मैनेज करने के लिए ऐसे आते हैं, उनकी भूमिका भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। नाम तो पहले से ही डिसाइड हो गया था, पहले से ही बता दिया गया था कौन होने जा रहा है, और भजनलाल शर्मा को भी पहले से पता होगा। संघ की पृष्ठभूमि से वो आते हैं, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में भी संघ की पृष्ठभूमि से हैं, वो उनको बिठाया गया है, और यहाँ पर भी तो संघ की पृष्ठभूमि, एक ब्राह्मण चेहरा, पहली बार के विधायक, ये तमाम चीजें शायद किसी ने सोची भी नहीं होंगी, और जिनको लालच देके भेजा गया था सांसद से विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, उनकी तो एक तरह से भत ही पिट गई, यही कहा जा सकता है। अनिल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं मेरे साथ, स्वागत है अनिल जी, आपका भी रिएक्शन लूंगी। लेकिन हेमंत जी देखिए बुशरा जी, इस जमाने में, इस दौर में, अच्छा सॉरी, एक मिनट के लिए रोक रही हूँ बस, मैं जी बस एक सेकंड के लिए माजरत के साथ। दिया सिंह जो हैं वो डेप्यूटी सीएम होंगी, तो उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी है, और उनकी अटकलें लगातार लग रही थी, तो ये भी अब उनका नाम भी क्लियर हो गया है कि डेप्यूटी सीएम होंगी दिया सिंह। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो एक महिला की जो बात बार बार कह रही थी, वो यहाँ पर डेप्यूटी सीएम के चेहरे के तौर पर यहाँ वो जो है साधने की कोशिश की है। तो भजनलाल शर्मा सीएम होंगे और डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी सिंह होंगी, यानी कि आप ये देखें, एक महारानी के काट के लिए दूसरी को लाया गया, उनको चुनाव लड़ाया गया, और किस तरह से फिर अब उनको डेप्यूटी सीएम जो है वो बनाया गया है। और अभी जो तस्वीरें मैं देख रही हूँ, अगर हमारे पास भी आ सके वो तस्वीरें, तो हम दिखाएंगे कि एक ही माला के अंदर, आप ये देखें, मैं तीनों मेहमानों को भी बता रही हूँ कि एक ही माला के अंदर राजनाथ सिंह हैं, वसुंधरा राजे हैं, और उसके साथ साथ भजनलाल शर्मा हैं। और आप कैफियत समझ ही रहे होंगे कि इस वक्त वसुंधरा राजे की क्या कैफियत होगी। हेमंत जी देखिए बुशरा जी, जो आप बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, ये लोकतंत्र और एक जी, मैं माजरत करा क्योंकि अपडेट बहुत ज्यादा है, माफ कीजिएगा। और एक और सीएम का नाम जो है, दूसरे सीएम का नाम भी जो है वो अभी सामने आ रहा है, और मैं भी वो भी लोगों को बताना चाह रही थी। वासुदेव देवनानी होंगे राजस्थान के स्पीकर, तो वासुदेव जो है वो स्पीकर होंगे। और एक और जी, और ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं राजस्थान की से सीधा, और आप देख सकते हैं भजनलाल शर्मा को और राजनाथ सिंह को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वासुदेव देवनानी जो हैं वो राजस्थान के विधानसभा के जो हैं वो स्पीकर होंगे। तो ये अपडेट लगातार मैं आपको दे रही हूँ लगातार, और हो सकता है एक और सीएम का नाम
अभी मैं देख रही थी और अभी यहाँ से निकला, अगर आता है तो मैं आपको दोबारा अपडेट करूंगी। इतने हेमंत जी आपको कमेंट, सॉरी आपको बार बार रोकना पड़ रहा है मुझे। ये देखिए, इमर्जिंग स्टोरी के दौरान ये सामान्य चीज है बुशरा जी। लेकिन जो आप बात कह रहे थे उसमें मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, बार बार डेमोक्रेसी का नाम हम ना लें तो अच्छा है। ये जो लोकतंत्र था ये पहले ही रिमोट तंत्र हो चुका है। पिछले 9 साल से इस देश में रिमोट तंत्र चल रहा है और आज वो राजस्थान में इस्टेब्लिश हुआ। और जो आप इलेक्टेड डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो अब सिलेक्टेड डेमोक्रेसी है। देखिए, मुख्यमंत्री का नाम दिल्ली से 1 मिनट के अंदर 115 विधायकों से राय मशविरा हो गया। उसके बाद डिप्टी सीएम का नाम दिल्ली से, उसके बाद स्पीकर का नाम दिल्ली से आने लगा है। तो ये जो सारी चीजें ये कुछ कहती है, और ये वो कहती है राजस्थान के अंदर जो आज जो इनको जो बनाया गया है भजन लाल शर्मा जी को, ये राजस्थान की मनोहर लाल खट्टर मूवमेंट है। मनोहर लाल खट्टर पहली बार सीएम बने थे, उससे पहले वही संगठन महामंत्री थे। यही आज देख लीजिए राजस्थान के अंदर हुआ है। और मनोहर लाल पिछले 10 साल से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। उनकी क्या लोकप्रियता है वो मोदी जी भी जानते हैं और सारा हरियाणा। हेमंत जी, और आपको ये अपडेट में कर दूं मैं, दूसरे डेप्यूटी सीएम का जो मैं नाम बता रही थी, प्रेमचंद बैरवा। तो प्रेमचंद बैरवा जो हैं वो दूसरे डेप्यूटी सीएम होंगे। तो 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में भी और यहाँ पर भी आपने देखा। तो तमाम तरह के समीकरण साधे जा रहे हैं। नाराज जो है उनको मनाने की भी कोशिश है, जिनको शायद प्रोमिसेस किए होंगे वो प्रोमिसेस भी कुछ लोगों से जो किए होंगे अंदर खाने, जो बताए नहीं जाते, ऑफ कोर्स अब तो कुछ भी नहीं बताया जाता है, तो वो भी तमाम तरह से साधने की जो है इसमें कोशिश है। तो 2 चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे, दिया कुमारी सिंह और इसके साथ साथ प्रेमचंद बैरवा। ये जो है 2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं। भजन लाल शर्मा सीएम होंगे। तो जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनको मैं अपडेट में दे दूं, पहली बार के विधायक हैं भजन लाल शर्मा और उनको बनाया गया है, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। और वासुदेव देवनानी जो हैं वो स्पीकर होंगे। तो वासुदेव देवनानी जो हैं वो यहाँ राजस्थान विधानसभा के वो स्पीकर होंगे। तो हेमंत जी मैं आपके पास आऊं, अनिल शर्मा जी जुड़े हैं, उनसे मैं एक रिएक्शन ले लूं। अनिल जी, जयपुर में आप मौजूद हैं, आपका क्या रिएक्शन, ये जो तमाम नाम सामने आ रहे हैं, डेप्यूटी सीएम, स्पीकर, सीएम, क्या कभी सोचा था आपने? मैं तो पहले से कह रहा था एक पर्ची जेब में रखी, वो पर्ची आके जयपुर में खुलेगी। किसी को नहीं पता था भजनलाल शर्मा जो पहली बार चुनाव लड़े वो सीएम बन जाएंगे, ये बात किसी को पता नहीं थी। वो संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, ये हम सबको पता था, और उनको जिताने में भी आरएसएस ने पूरा जोर लगाया था। वो जयपुर के पास सांगनेर कॉन्स्टिट्यूंसी है, जयपुर में ही मानिए, वहां से वो जीत के और फर्स्ट टाइम एमएलए हैं। कोई गैस नहीं कर सकता था। ईमानदारी की बात यह है, अगर कोई पत्रकार कहता हो मैंने पहले बता दिया था तो मैं उसके चरण भी धोने को तैयार हूं, क्योंकि किसी को पता नहीं था। ये जेब में एक पर्ची रख के लाई गई, जो मैं आपको शुरू से बोल रहा था, मोदी जी सरप्राइज एलिमेंट बहुत लेके आते हैं अपने साथ में। अभी तो सरप्राइज है, अब उनका दूसरा एक इवेंट मैनेजमेंट भी होगा, थोड़े जब ये शपथ लेंगे तो उसमें इवेंट मैनेजमेंट भी लाएंगे वो। इसके साथ आपने देखा एक आदमी का आपने नाम लिया डिप्टी सीएम, उनका नाम वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी भी आरएसएस से आते हैं। तो आप देखिए, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है अगर आप तीनों जगह वासुदेव देवनानी जो है वो स्पीकर हैं, वो स्पीकर बनाए गए हैं, और प्रेमचंद बैरवा जो है वो डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं। जी ओके, तो मेरा मतलब यह वासुदेव देवनानी भी संघ पृष्ठभूमि से आते हैं और भजनलाल शर्मा भी वहीं से आते हैं। और दूसरी बात, अगर आप मध्य प्रदेश में भी देखें, मुझे अब ये लग रहा है कि पूरा का पूरा जो खेल है अब के, मुझे लगता है वो ज्यादा आरएसएस ने खेला है मोदी जी के बनिस्बत। ये बड़ा साफ नजर आ रहा है। अगर आप मध्य प्रदेश भी देखें या आप राजस्थान भी देखें, इसमें आपको काफी क्लैरिटी मिलती है कि संघ ने अपने चॉइस के लोगों को अब के बैठाया है। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ये बीजेपी की चॉइस होगी। भाई पहली बार कोई अगर विधायक बना है तो उसके बारे में कितनी नॉलेज है लोगों को, बीजेपी में ही नहीं होगी। आप ये विश्वास नहीं करके, चुनाव तो ये जीत गए सांगानेर से, पर सांगानेर से लोग पूछा करते थे ये हैं कौन, ये कहां से आए। मतलब भजनलाल शर्मा को कोई जानता ही नहीं था बिल्कुल भी। वासुदेव देवनानी जिनको स्पीकर बनाया है, वो तो आप मान के चलिए वो पहले भी वसुंधरा जी के उसमें वो रहे थे, कैबिनेट में मंत्री रहे थे वसुंधरा जी की। तो चलिए वो सीनियर हैं, अजमेर से आते हैं, आरएसएस पृष्ठभूमि के आदमी हैं। और पर ये मैं बोलूंगा, मैं बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हूं, मैं सरप्राइज भी नहीं हूं, क्योंकि सरप्राइज देते हैं, इसलिए मैं पूरी सरप्राइज के लिए तैयार था। और आज सवेरे ही इनका नाम मेरे पास आया था कि भजनलाल शर्मा बन रहे, पर मैं मोदी जी को जानते हुए बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे लगता था पता नहीं लास्ट और पर्ची खुल जाए किसी की।
पता नहीं लगता किसकी पर्ची खोल दें वो। और राजनाथ सिंह जी का काम तो सिर्फ इतना सा, चार्टर्ड फ्लाइट में आइए यहाँ के, मैं तो बोलता हूँ इसको बड़े तरीके से, फिल्म फेयर अवार्ड्स में पता नहीं होता कौन हीरो हीरोइन को बेस्ट रोल मिलेगा एक्टर का, वो जी लिफाफा को नाम पढ़ते हैं। ऐसे ही राजनाथ सिंह को भी पता नहीं होगा कि भजनलाल शर्मा का नाम है। मुझे तो ये लगता है वो पर्ची लाके उन्होंने सामने लिफाफा फाड़ा होगा, नाम पढ़ दिया होगा भजनलाल शर्मा। अब भजनलाल शर्मा को राजस्थान में अक्रॉस बोर्ड मैं आपको अभी भी गारंटी लेता हूं, खैर उनके बाद 5 साल है, वो लोग पहचान जाएंगे। आज की तारीख में मैं कहता हूं मेजॉरिटी राजस्थान की जनता इनको नहीं जानती होगी ये कौन है। जी ये चॉइस आरएसएस की। हाँ जी अनिल जी, लेकिन कैसे आप सियासत को कैसे बदलते हुए देख रहे हैं? क्योंकि ये जो दो नाम डेप्यूटी सीएम, दिया कुमारी तो पहले से रेस में थी सीएम की, बार बार उनका नाम आता रहा, उछलता रहा, तो वो एक नाम शायद बहुत सरप्राइजिंग नहीं है अगर इन तमाम नामों में हम देखें तो। लेकिन ये जो दो नाम आए हैं, स्पीकर का नाम आया है, एक ब्राह्मण चेहरा जिसको सीएम जो है वो बनाया गया है, कैसे बदलते हुए राजस्थान की पूरी सियासत को आप देख रहे हैं? अब तक जितने सीएम रहे उससे बिल्कुल अलग है ये जो पृष्ठभूमि है और जिस तरह से एक ब्राह्मण चेहरे को बनाया गया है। बुशरा जी, एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, हेमंत जी भी एग्री करेंगे, ओम जी भाई साहब भी एग्री करेंगे मेरी बात को। आपका जो वोट बैंक है वो कौन है? आपका वोट बैंक है ब्राह्मण, सिंधी, एक सिंधी आ गया, एक ब्राह्मण आ गया और एक राजपूत। ये आपके परमानेंट वोट बैंक हैं बीजेपी के। ये लोग बीजेपी को ही वोट देते हैं। देखिए मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं जानता हूं ब्राह्मण में टेंडेंसी क्या होती है। मेजोरिटी ब्राह्मण जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाता है। मुझे एक और लग रहा है, शायद अभी एक नाम और आपको सुनने को मिले डिप्टी सीएम का दूसरा, वो शायद कैलाश चौधरी हो सकते हैं, शायद मुझे लगता है, क्योंकि एक कम्युनिटी बच गई जाट, जो डोमिनेंट फैक्टर है राजस्थान में। जी अनिल जी, 2 सीएम तो अब तक हो चुके हैं, प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी, 2 डेप्यूटी सीएम बन गए हैं। तो एक राजपूत चेहरा दिया कुमारी और ये चेहरा जी, और एक ब्राह्मण चेहरा सीएम बन ही गए हैं, और उसके साथ साथ वासुदेव देवनानी को स्पीकर बना दिया है। जी, ये चीज जो है ना बुशरा जी, मुझे लगता है इसका असर शायद आपको लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। ये कम्युनिटीज ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट करती हैं। अगर बीजेपी को गेम ही खेलना था तो ऐसे किसी आदमी का नाम लेना चाहिए था जो इन कम्युनिटी से नहीं हो और जिसको सब मानते हो। अब एक बात, आप बड़ा ढंग से फोटो दिखाने वसुंधरा जी का, मैं ये देखना चाहता हूं कि इनका क्या रुख लेता है। प्रस्ताव इन्होंने रखा पर आगे क्या रुख दे रहता है। देखिए आज मैं एक वीडियो देख रहा था, ट्विटर पे किसी ने पोस्ट करा, मध्य प्रदेश का था, मैं थोड़ा धीमे बोल पाऊंगा बुशा जी, मेरी बुखार बहुत तेज है, तो मैं उसको देख के वीडियो को बड़ा दंग रहा कि वो 2 औरतें उनसे शिवराज सिंह से मिल रही हैं और वो रो रही हैं जोर जोर से और कह रही हैं हमने तो आपको वोट दिया था, बन गया और कोई आपकी लाडली बहन, हम तो मामा समझ के आपको वोट दिया था। क्या ये वसुंधरा जी के साथ भी राजस्थान में होगा? क्या ये खेल आगे चल के बिगड़ेगा? देखिए ये बात बिल्कुल क्लियर है, जिनको बनाया गया है ये ट्रेडिशनल वोटर्स हैं बीजेपी के। अगर सरप्राइज मोदी जी को देना था तो ऐसी कम्युनिटी का बनाना चाहिए था जो इनको वोट नहीं देते हैं, जैसे जाट, जैसे आपके एससीज में, या ये लोग आपको वोट नहीं देते हैं कभी भी। आपको अगर सरप्राइज ही देना था तो राजस्थान में ऐसा सरप्राइज देते। देखिए ब्राह्मण तो ट्रेडिशनली बीजेपी, ट्रेडिशनली मेरे को राजपूत भी फेवर करते हैं। इन कम्युनिटीज का मैं अब मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है लोकसभा चुनाव को देखना। भजनलाल जी को एक्सपीरियंस नहीं, भजनलाल जी प्रदेश महामंत्री रहे हैं, बीजेपी में हैं, उनको एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी में उनका एक्सपीरियंस 0 है। हाउ टू हैंडल ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि आपके पास टाइम कितना है? आपके पास टाइम 3 महीने है टोटल मिला के लोकसभा चुनाव की तैयारी करने में। अगर आप ब्यूरोक्रेट्स को ढंग से हैंडल नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट में अंतर पड़ने का मुझे लगता है बहुत अंतर पड़ता है। अनिल जी, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि यहाँ एक अपडेट में यहाँ पर ये दे दूं कि देखिए कैसे पूरे जाति के समीकरण को साधा है। इल्जाम कांग्रेस पर लगाया जाता है कि वो जातियों में बांट रही है, जब ये कहा जाता है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो ये कहा जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से कि जाति कुछ नहीं होती, जाति सिर्फ गरीब होती है, महिला होती है और युवा होते हैं, ये तमाम अब बातें वो कहने लगे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कैसे
जहां जहां डिप्टी सीएम सीएम बनाए गए हैं, इन तीनों राज्यों में कैसे जातिगत समीकरण को साधा गया है। और अब किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि जाति कुछ नहीं होती है, सिर्फ जाति गरीब होती है। अब मैं आपको बताती हूं, भजन लाल शर्मा ब्राह्मण सीएम बनाए गए हैं, प्रेमचंद बैरवा एससी समुदाय से आते हैं, दिया कुमारी सिंह राजपूत समाज से आती हैं। तो आप ये देखिए, एक राजपूत समाज का डिप्टी सीएम, एक डिप्टी सीएम एससी समुदाय से, और एक ब्राह्मण चेहरा जो है उनको सीएम बनाया गया है। और वासुदेव देवनानी जो है, जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, हराते तो भजनलाल शर्मा भी हैं और उसके साथ साथ प्रेमचंद बैरवा भी हैं, उनको जो है वो आप ये देखिए कि यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो 2 डिप्टी सीएम, एक राजपूत, एक एससी दलित समाज से, और एक ब्राह्मण चेहरा, उसको सीएम बनाया गया है। तो यहां आप ये देखिए कि कैसे जातिगत समीकरण जो है उसको साधने की पूरी कोशिश यहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। और ये क्लियर मैसेज है कि हम 2024 की तैयारी यहां पर कर रहे हैं। हम किसी को भी अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर बिठा सकते हैं। हेमंत जी, क्या आपका रिएक्शन, ये जातिगत समीकरण जो साधे जा रहे हैं, और भी पीएम कहते हैं जाति तो एक ही होती है, गरीब जाति तो एक गरीब होती है, महिला, युवा, ये सारी बातें वो कहते रहते हैं, लेकिन आप ये देखिए असली कार्ड तो वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं बुशरा जी, देखिए मोदी जी तो इस राजनीति के चैंपियन है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। और एक चीज और नोट कर लीजिए, जो कुछ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और खासतौर पर मोदी और शाह कहते हैं, वो करते उससे ठीक उल्टा है। ये आज की बात नहीं, ये हमेशा की बात है। और जो बड़े भाई अनिल शर्मा जी एक बात कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे हैंडल करेंगे भजनलाल शर्मा, ब्यूरोक्रेसी को उनको हैंडल नहीं करना, उनको तो सिर्फ मुख्यमंत्री रहना है, बाकी हैंडलिंग दिल्ली से होगी। ये जो रिमोट तंत्र है, इसकी बारीकियां देश को धीरे धीरे पता लगेंगी। हरियाणा में पिछले 9.5 साल से कौन शासन कर रहा है? मनोहर लाल खट्टर केवल चेहरा है, सत्ता कौन चलाता है? सीधा दिल्ली से आदेश आते हैं, तमाम तरह के आदेश, ये नियुक्ति, ये फला, ये सब कुछ, ये कुलपति, ये आयोग के मेंबर, ये चेयरमैन, ये सारी चीजें। यही जो चीज थी, यही तो राजस्थान में करनी थी। मध्य प्रदेश में क्या किया गया है, या छत्तीसगढ़ में क्या किया गया है, या गुजरात में क्या किया? गुजरात के मुख्यमंत्री को आज भी देश में कितने लोग जानते हैं? ये नए तरह का सत्ता तंत्र है, ये हम सबको समझना होगा। देखिए, हर एक पार्टी, कोई भी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, जातिगत समीकरण साधने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अगर आज से 15 साल पहले आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पॉलिटिक्स में जो जातिगत राजनीति थी वो नहीं होती थी। ये जब मोदी और शाह आए हैं, इन्होंने जो इनकी तासीर थी बीजेपी की तासीर क्या है? ट्रेडिशनली ब्राह्मण और बणियों की पार्टी, और इन्होंने उसका तंत्र बदल दिया, उसको ओबीसी पे ले आए धीरे धीरे करके। आरएसएस में भी आप तमाम ओबीसी चेहरे देखेंगे आप, क्योंकि मोदी उस बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि ब्यूरोक्रेट क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे ब्यूरोक्रेट्स को मलाई चाहिए, और जितना नया सीएम होगा, जितना अनाड़ी सीएम होगा, जितना अननोन फेस सीएम होगा, वो उनको सूट करता है। और जो मेन जो 1 या 2 या 3 पोस्टें हैं, वहां पे दिल्ली से भेज दिए जाएंगे ब्यूरोक्रेट। आपको याद होगा यूपी के अंदर भेजा गया था, लेकिन वो योगी जी ने माना नहीं उनको। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि मोदी जी एक नए तरह की सेना खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने पूरे देश में एक चीज मैसेज कर दिया अपने कार्डर्स को भी, और जो अपने दिग्गज थे इन तीनों स्टेट्स के अंदर, उनको साइडलाइन करके एक चीज साबित कर दी है कि वोट मेरे नाम से मिलते हैं, तुम्हारे नाम पे ना तो मैंने इलेक्शन लड़ा था, और जहां मैं हूं वोट वहां है। ये आज की तारीख में जब वो चढ़ती कला में है, तब तो सारे देश के सामने सूट कर रहा है बीजेपी को। लेकिन चढ़ती कला सदा नहीं रहती है, एक दौर आता है जब आपका नीचे आने का दौर शुरू होता है, तब वो कंधों की जरूरत पड़ेगी आपको। तब ये जो नए लाइट वेट और फ्लाई वेट के लोग आप लाए हो, ये कहीं ढूंढने से नहीं मिलेंगे। आज की तारीख में इनकी क्वालिफिकेशन ये है कि इनको कोई नहीं जानता, लेकिन जब इनका नेट आउटकम देखेंगे तब मोदी जी खुद को अकेला खड़ा पाएंगे। राजनीति के जो बियाबान होता है उसमें कोई दिग्गज, कोई स्टालवर्ट आप छोड़ेंगे ही नहीं। आप मुझे बताइए, 13 एमपी जीत के आए हैं, उनको किस लिए भेजा था स्टेट के अंदर, जब उन्हें कुछ बनाना ही नहीं था? सीएम वो नहीं, डिप्टी सीएम वो नहीं, स्पीकर वो नहीं, फिर किस लिए भेजा था उनको? उनको ईज आउट किया गया था। ये बात समझनी पड़ेगी। तो अब जिसको दिल्ली में मंत्री भी बनाया गया है, वो आज क्या विधायक बन के रहेंगे या मात्र एक मंत्री बन के रह जाएंगे? अब दिया कुमारी जी को बनाया आपने डिप्टी सीएम, बहुत अच्छी बात है। एक महारानी को हटा करके, जिसका पेन राजस्थान एक अपील है, पूरे देश में भी उसका नाम है, उसको हटा करके एक आप राजकुमारी को ले आए। डिप्टी सीएम क्या चीज होती है बुशरा जी, पता है आपको? एक डिप्टी सीएम, पहली बात तो संविधान में कोई पद नहीं होता। He is just a symbolic nomenclature and it is not more than a minister for all practical purposes. तो डिप्टी सीएम का आपने नाम तो दे दिया है,
लेकिन प्रोटोकॉल और वो सारी चीजें मंत्री की रहती हैं। तो क्या लोग इस बात को समझते नहीं? क्या जो बनते हैं वो नहीं समझते हैं? आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है उप मुख्यमंत्री, लेकिन मंत्री आप 2 ही 4 महकमों के हैं उन्हीं के, वो मंत्री को भी 3-4 महकमे मिलते हैं। तो नई भारतीय जनता पार्टी का जो नया काडर है वो इन सारी बातों को समझ रहा है, पूरा देश देख रहा है। ये जो नए प्रयोग है जो हरियाणा से शुरू हुआ था मनोहरलाल खट्टर के रूप में, और फिर गुजरात से होते हुए पता नहीं कहां कहां जाकर के अब यहाँ आके टिका है, फर्स्ट टाइमर एमएलए, दैट टू इन ए स्टेट लाइक राजस्थान, और जो 3 महीने के अंदर चुनाव होने जा रहा है, जो अनिल जी कह रहे थे। इसका मतलब बड़ा साफ है कि दिल्ली का नेतृत्व इतना आत्ममुग्ध है कि हमारे नाम पे वोट है, तुम हो या ना हो, तुम बेटर नहीं करते हो। दिस कॉन्फिडेंस, आप इसको आत्मविश्वास कहिए, मैं इसको अतिविश्वास मानता हूं। आज के दौर में आपको आत्मविश्वास दिखेगा, लेकिन ये दौर सदा नहीं रहता, दौर सदा बदलते हैं। और जो राजनीति के जो सेट ट्रेडिशंस है ना, उसमें बड़े छोटे का जो था, सीनियर जूनियर का जो था, दिग्गजों की एक प्लेट पोजिशनिंग थी, पार्टी के अंदर एक सारी चीजें होती थी। अब कौन आदमी बीजेपी में क्या काम करेगा और कैसे करेगा, वो दिग्गज क्या करेंगे? उनकी तो उम्र भी नहीं है अभी, मार्गदर्शक मंडल की उम्र मोदी जी ने 75 साल तय की थी। तो शिवराज क्या करेंगे? वसुंधरा भी उसकी नहीं है। चलो रमन सिंह को तो बना दिया आपने। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सबसे प्रिय आदमी थे मोदी जी के, सबसे प्रिय, उनको मुख्यमंत्री बनाया था फ्रॉम नोवेयर। आज वो डिप्टी सीएम है। जो दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्री थे वो यहाँ क्या करेंगे? ओम बिरला जी भी बैठे थे कि तेरा भी सीएम में दाव लग सकता है, वो भी रहेंगे आज। तो ये सारी चीजें देखने की है कि लॉयल्टी के नए पैमाने अब क्या होंगे टुवर्ड्स लीडरशिप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल। और ये भी एक तरह का आप ये देखें मैसेज, आप कुछ नहीं है, आपको सब कुछ बनाया जा सकता है किसी स्टेट का, और आप सब कुछ है और आपको एकदम खाक भी किया जा सकता है। ये एक तरह से मैसेज देने की कोशिश है। आज आप सांसद हैं, कल आप सिर्फ विधायक हो सकते हैं। आज आप चीफ मिनिस्टर का ख्वाब देख रहे हैं, कल आप सिर्फ विधायक रह सकते हैं। आज आप सीएम हैं, कल हो सकता है डेप्यूटी सीएम हो जाए और फिर खाली विधायक ही रह जाए। तो ये एक तरह का जो खेल वो अपने नेताओं के साथ ही करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इन फ्यूचर वो उनके लिए भारी पड़ सकता है? क्योंकि अभी तो ये लग रहा है नरेंद्र मोदी अमित शाह को कि वो इनविंसिबल हैं, यानी कि वो अजय हैं, उनको हराया नहीं जा सकता और उनके चेहरे पर कुछ भी किया जा सकता है। तो एक तरह की डिक्टेटरशिप जो पार्टी में चल रही है, क्या जिस तरह से लगातार नेताओं को दबाने का सिलसिला, उनकी अहमियत को पूरी तरीके से खत्म करने का सिलसिला जो चल पड़ा है, और अभी 3 राज्यों में नई मिसाल जो ये कायम हुई है, आगे भी ऐसे देखने के लिए मिल सकती है। तो क्या कभी कोई विरोध के स्वर देखने के लिए मिलेंगे, या सब उनके आगे नतमस्तक हैं? या जैसे विपक्षी पार्टियों को और उनके नेताओं को डराया धमकाया जाता है, वैसे ही अपने नेताओं के साथ भी किया जाता है? क्योंकि हमने देखा है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स से लेकर तमाम जो मिनिस्टर्स, बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, वो सब भी कैसे हाथ जोड़कर सामने खड़े होते, वो तस्वीरें सब हमने देखी हैं। अनिल शर्मा जी, ये जो राजस्थान की पूरी सियासत अब बदल गई है, अब नए चेहरों पर जो ये सियासत की जाएगी, आपको क्या लग रहा है? क्या लोगों का रिएक्शन क्या हो सकता है? जाहिर सी बात, वो सरप्राइज है, आप तो कुछ कर नहीं सकते वो, लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो बदली हुई सियासत है उसको एक्सेप्ट करने में लोगों को वक्त लगेगा? बुशा जी, पहले तो आप इसको ध्यान से देखिए, तीनों कहां से आते हैं। ये तीनों जयपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। आप देखिए, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बात, ये सबसे शॉकिंग मेरे लिए यही है कि तीनों जने राजस्थान की कैपिटल जयपुर के या जयपुर के आसपास के एरिया के हैं। इट इज वेरी शॉकिंग फॉर मी। अगर आपको चुनाव लड़ना था तो आपने तीनों को एक ही जगह से पसंद कैसे कर लिया, और जयपुर में कंसंट्रेट करके क्यों बैठ गए? दिया कुमारी जी जीतती हैं विद्याधर नगर से, और बैरवा नाम, में नाम भूल जाता हूँ, बैरवा जी नाम है उनका, वो शायद आते हैं, वो आते हैं दूदू से। ये तीनों जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक तरह से जयपुर डिवीजन में मानिए आते हैं। इनको ऐसा क्या हुआ, मतलब शॉक भी दिया तो कम वाला नहीं दिया, बहुत जोर का झटका धीमे से दिया है। मेरे को जो अभी हेमंत जी ने बोला उस बात से मैं एग्री करता हूं कि वो ओम बिरला कहां गए, ओम माथुर कहां गए, सुनील बंसल कहां गए, कहां गए वसुंधरा राजे, कहां गए वो बड़े बड़े नाम जिसपे पूरी मीडिया इंक्लूडिंग मी दांव लगा रहे थे हमारा। पर मैं हर समय ये कहता था, हम कितने भी नाम बोल लें, बनेगा वो। और हमारे एक दोस्त है, उनका कॉपीराइट है, उसको मैं यूज करूंगा आज, उनका नाम नहीं लूंगा पर उनका कॉपीराइट को यूज करूंगा कि होए वही जो मोदी रच रखा।
तो बीजेपी में वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे। ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है। इनविंसिबल की आपने बात करी, हाँ उनके दिमाग में ये है कि इन तीनों स्टेट के जीतने के बाद में और पुख्ता हो गया, हमें अब कोई नहीं हरा सकता। पर मैं इसमें फिर पर लगा रहा हूं, ये डिसीजन जी। मुझे लोकसभा चुनाव के हिसाब से ठीक नहीं लगता है, खास तौर से इसलिए ओके। आपने साउथ में आपकी सीट 100% मुझे कम होती हुई नजर आ रही है। आपको सीटें लेनी थी नॉर्थ से। अब भजनलाल जी को अगर वो राजस्थान 3 महीने घूम भी लेंगे, राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, ज्योग्राफिकली हम सबसे बड़े एरिया में है। आप क्या कवर कर लोगे? क्या आपको लोग पहचान जाएंगे? क्या आप कैनवेसिंग में लोगों को भीड़ इकट्ठी कर पाओगे, या लोगों को आप मना पाओगे? एक्सेप्ट फॉर दिस दैट आप यू आर अ ब्राह्मण, और आपके साथ जो डिप्टी सीएम बनाए हैं, एक एससी हैं और एक राजपूत है। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एक्सेप्ट फॉर एससी, ये ट्रेडिशनल वोटर्स हैं। और जिनको स्पीकर बनाया गया है देवनानी को, वो भी आरएसएस की पृष्ठभूमि से, अजमेर से आते हैं, वो भी वही है। उनको वो कम्युनिटी भी कभी और किसी को ट्रेडिशनली वोट नहीं देती, किसी और कम्युनिटी को। मुझे लगता है कई कास्ट कॉम्बिनेशन में राजस्थान में, मानता हूं स्पेसिफिकली, गलती हुई है। मेरा मानना है कि जाट में से किसी को एक को देना चाहिए था। तो जाटों ने अब के भी आपको वोट नहीं दिया है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना वोट जाटों ने नहीं दिया। अब हो सकता है मंत्री बना दें, पर लोगों के दिमाग में ये बात घुस जाएगी कि ये पार्टी तो अल्टीमेटली राजपूत और बनिया और ब्राह्मण पार्टी है, जो बोला जाता है। अब अल्टीमेटली आप उसी दिशा में बढ़ रहे हो। उसका अंतर मुझे लगता है पड़ेगा बुशरा जी, क्योंकि मैं अगर कैलकुलेट भी करता हूं, मैं तो आज ये भी कहता हूं, अशोक गहलोत ने चुनाव लड़ा और अशोक गहलोत की लोग बुराई करते हैं, मेरे हिसाब से उन्होंने बड़ा बेहतरीन चुनाव लड़ा है। अगर आपने आज राहुल गांधी का स्टेटमेंट भी देखा हो, उन्होंने कहा कि अगर हमें पता होता राजस्थान हम जीत सकते हैं तो हम थोड़ा और जोर लगाते। मतलब ये वो भी एक्सेप्ट करें कि राजस्थान हम जीत सकते थे, अब कर रहे हैं, अब देर हो चुकी। अब तो भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं, मानो मत मानो मोदी जी ने मान लिया, अब वो बन गए। बिल्कुल सही कहा हेमंत जी ने, यहां मुख्यमंत्री मोदी जी और अमित शाह को हर जगह मुख्यमंत्री चाहिए रबर स्टैंप, जो रबर स्टैंप लगाता रहे बैठा बैठा और उसके पास काम ना हो। इसीलिए सबसे बड़ा रोड़ा वसुंधरा जी के आगे यही था कि वो रबर स्टैंप नहीं बन सकती थी। और इसीलिए, पर मेरे को, मैं थोड़ा सा आई एम वेरी ऑफ इट, आई एम बिट कंसर्न अबाउट इट कि ये इलेक्शन सर पे हैं। मुझे देख के, भजनलाल जी का नाम देख के मुझे लगता है कि बीजेपी को अब थोड़ी दिक्कत आएगी, 100% आएगी, क्योंकि वसुंधरा एक पैन स्टेट लीडर थी, जो हेमंत जी ने कहा, उनको हर आदमी चेहरे से पहचानता था। भजनलाल जी को बेचारों को पहचानने के लिए कई पोस्टर लगाने पड़ेंगे, ये मुख्यमंत्री है राजस्थान के, लोग पहचानेंगे नहीं। आज तक सीपी जोशी को नहीं पहचानते। आप मुझे बताइए, बड़े अखबार गलती करते हैं, पोस्टर्स बीजेपी की गलती कर जाते हैं। हमारे जो कांग्रेस के नेता थे सीपी जोशी, उनका पोस्टर लगा देते हैं, और बेचारे बीजेपी के जो सीपी जोशी, उनका पोस्टर हट जाता है बीजेपी के उसमें से। उन्हीं को नहीं पहचान पा रहे, उन बेचारों को बने हुए 3-4 महीने हो गए। ये 4 महीने में इनको लोग कितने जल्दी पहचान लेंगे? पर दांव खेला तो ये कॉन्फिडेंस जो, जी, ये कॉन्फिडेंस जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को है, और उसके साथ साथ शायद आरएसएस को भी होगा, लेकिन आरएसएस से भी बड़े हो चुके हैं मोदी और अमित शाह। इस गुजरात लॉबी को ये अति आत्मविश्वास है कि उन्होंने अपने ही चेहरे पर ये चुनाव लड़े हैं, और अपने ही चेहरे पर वो 2024 का भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2024 में तो नरेंद्र मोदी ही चेहरा होंगे, और उन्हें रबर स्टैंप ही चीफ मिनिस्टर चाहिए थे, ताकि कोई भी एक ऐसा लीडर जो उनके सामने, अमित शाह या नरेंद्र मोदी के सामने आकर ना खड़ा हो जाए, और अगली जो रेस है, यानी कि जो दूसरी जो लेन है, उसमें कहीं से वो ना आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं जो एक तरह से दिखाने की कोशिश ये जरूर की जा रही है। और आप ये देखिए कि 65 में से 62 सीटें जो हैं वो जीती गई थी। अगर इन 3 राज्यों की हम बात करते हैं 2019 में, क्या हेमंत जी, जाहिर सी बात है इससे बेहतर प्रदर्शन तो नहीं कर पाएगी बीजेपी। तो क्या आपको लग रहा है कि ये कोई अति आत्मविश्वास है नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का, कि उनको लगता है कि हमने ये चुनाव जीते? यहाँ पर भी तो सब कह रहे थे कि हम हार रहे हैं, देखिए हमने चुनाव जीत लिए और हम आगे भी जीत लेंगे। वो शिवराज सिंह चौहान के किए गए काम, या वसुंधरा राजे का चेहरा, उनके किए गए काम, उन सबको एक तरह से फरामोश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और एक शेर जो है वो जो मुझे इस पर याद आ रहा है
जो कहा वो नहीं किया उसने, वो किया जो नहीं कहा उसने। तो वही स्थिति फिलहाल जो है वो बीजेपी की जो है नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए बुशरा जी, मोदी जी का एक बड़ा फेवरेट टैगलाइन है, एक अकेला सब पर भारी। आज उन्होंने ये साबित किया कि वो बात विपक्ष के साथ साथ अपनी पार्टी पे भी लागू थी। अब उनकी पार्टी में जो सो कॉल्ड दिग्गज थे, उसमें से किसी एक का नाम बताइए मुझे, कोई बचा? सारे के सारे ईज जी आउट कर दिए गए, चाहे वो क्षेत्रीय क्षत्रप थे, चाहे वो मुख्यमंत्री थे, चाहे कोई जो भी थे। और जो आपने कहा कि लोकसभा चुनाव पे क्या परिणाम होगा, मोदी जी यही तो साबित करना चाह रहे हैं। देखिए, मंदिर का उत्सव शुरू हो चुका है। 2 महीने तक देश में ऐसी इवेंट चलेगी जिसको जो न भूत न भविष्य थे। मैं हिंदुस्तान के इतिहास की बात नहीं कर रहा, मैं विश्व हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। आप पूरे विश्व में ऐसा नहीं हुआ होगा जो अभी अगले 2 महीने में होने जा रहा है। उस उत्सवनुमा माहौल में स्टेट के क्षत्रपों की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस तरीके की इवेंट मैनेजमेंट मोदी जी करते आए हैं, राम छोटे दिखते हैं, उंगली पकड़ के मोदी जी उनको लेके चल रहे होते हैं, और रामलला को भी वही लेके आते हैं। बताइए, रामलला को भी इस देश में कोई ला सकता है क्या? बीजेपी बड़े गजब के बड़े उसके साथ कहती है कि रामलला को हम लाए। समझना पड़ेगा, ये नीति नहीं है, ये कोई विश्वास या अति विश्वास या आत्मविश्वास है, ये नहीं है बुशरा जी। ये कि ये मानसिकता है, और इस मानसिकता को तमाम नाम दिए जाते हैं मनोविज्ञान की भाषा में। अब देखना केवल इतना है कि जो सिक्के चले थे पिछली बार पुलवामा के नाम पर, जो पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगे गए थे, इस बार आप राम के नाम पे तो वोट मांगोगे ही मांगोगे। 2047 का विजन भी आपने रख ही दिया है। जो ये यात्रा निकल रही है स्टेट में, आज मैं किसी से पूछ रहा था, इन सारी की सारी यात्राओं में पंचायतों का खर्चा हो रहा है। नाम मोदी का हो रहा है, नाम बीजेपी का हो रहा है, और खर्चा सारा पंचायतों का हो रहा है, और उसमें निकल भी कुछ नहीं रहा, लेकिन एक वो मैसिव आउटरीच प्रोग्राम है। तो मोदी जी की जो मानसिकता है वो ये है कि अब जब तक सत्ता में है, सरकारी पैसे से जितना जो कुछ प्रचार कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट में आप देखिए, जब चुनाव होते हैं, मोदी जी कितनी बार जाते हैं पहले कोड ऑफ कंडक्ट से, उसके बाद कितनी बड़ी बड़ी इवेंट्स होती हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री हैं, एयरफोर्स का जहाज उनके पास से, सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, असली चुनौती जो अनिल जी ने कहा, वो लोकसभा के चुनाव में पिछला जो प्रदर्शन था, क्योंकि उससे आगे जाने की तो गुंजाइश है नहीं, उससे नीचे आने की गुंजाइश है। और जो चेहरे आप लेकर के आए हो, वो आपको कितनी वोट दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे, और जिनको आपने हटाया है, जिनको ईज आउट किया है, वो उनका क्या रुख होने वाला है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आज नहीं कहता कि क्या, क्योंकि आज की तारीख में तो मोदी ये मानते हैं कि मेरे नाम की वोट है, मैं अकेला सब पर भाई जी। अब ये जो लोग हटे हैं, चाहे वो वसुंधरा है, चाहे शिवराज चौहान है, चाहे रमन सिंह है, उनका क्या रुख रहेगा और वो किस तरीके से पेन आउट करेंगे? देखिए, ओपनली तो कोई आ नहीं सकता है, लेकिन पर्दे के पीछे वो क्या खेल करेंगे, भीतरघात करेंगे या नहीं करेंगे, वो भीतरघात इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अच्छा, फिर जो दूसरी राजनीति है, आप देखिए, अब स्थिति यह है कि हरियाणा में मनोहर लाल की अपने नाम की कितनी वोट है ये मुझे नहीं पता, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पिछली 2 बार से 10 की 10 लोकसभा सीट उनकी। तो लोकसभा का चुनाव जिस तरीके से लोग लड़ते हैं, चाहे पुलवामा के नाम पर, चाहे किसी और नाम पर, तो मोदी जी को एक वो भी एक्सपीरियंस है हरियाणा वाला। तो इसमें ये आगे इन स्टेट्स में कैसे बढ़ेगा, इसको देखना बहुत रोचक होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। और हमारे एक दर्शक हैं ओम प्रकाश तिवारी जी, वो लिख रहे हैं, 100 बात की एक बात, मोदी को अपने से बड़े नेताओं की मौजूदगी बीजेपी में तो क्या पूरे देश में नहीं चाहिए, इसीलिए वो बड़े और निष्पक्ष बात करने वाले नेताओं को ठिकाने लगाने जा रहे हैं। तो देखिए, दर्शक भी जो हैं, आप ये देखें कि बहुत अवेयर हैं, उनको भी तमाम बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं कि दरअसल किया क्या जा रहा है, ना सिर्फ अपने नेताओं के साथ बल्कि दूसरे नेताओं के साथ भी क्या कुछ किया जा रहा है। और अभी जो एक पूरा खेल चल रहा है वो है परसेप्शन की राजनीति का, ये बताने की कोशिश कि देखिए हमने ये जीत लिया, 2024 भी जीतने जा रहे हैं और 404 जो है वो हमारे पाले में इस बार जाएंगे और तीसरी बार मोदी सरकार। ये तमाम कोशिशें, और ये भी आप देख रहे होंगे कि कैसे एक तरह से प्रधानमंत्री एक्स पर एक ट्रोल की भूमिका में भी आ गए हैं। वो जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, मैं कई बार जाके चेक करती हूँ कि प्रधानमंत्री का ये कोई पैरोडी अकाउंट तो नहीं है, ये प्रधानमंत्री इस तरह से किसी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इस तरह से कैसे लिख सकते हैं। तो वो सब भी जो है चल रहा है, एक अलग तरह के कॉन्फिडेंस में है और उनको लगता है कि वो अजय हैं। लेकिन अब 2024 का चुनाव देखना होगा, और कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो है वो पूरी तरीके से एक इवेंट जो है वो उसमें बदला जाएगा, क्योंकि कल जो है दोनों शपथ लेंगे, दोनों वहां के चीफ मिनिस्टर जो हैं। देखना होगा कि भजन लाल जो है वो कब लेते हैं, और राजभवन के लिए वो शायद बताया जा रहा है कि रवाना हो चुके हैं, और
अब जो है वो अपना दावा जो है वो पेश करेंगे। तो फिलहाल भजन लाल नए सीएम होंगे राजस्थान के, और ये नया चेहरा पहली बार के जो विधायक हैं वो तोहफे के तौर पर राजस्थान को दिया गया है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया अनिल जी आपका तबियत खराब होने के बावजूद जुड़ने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। 7 बजे आपके साथ जुड़ेंगे राजीव जी न्यूज पॉइंट लेकर, लेकिन इस बीच आप मेरे कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और उसके साथ साथ जो हमारी तमाम वीडियोज हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।